everybody, welcome back to my channel. So today we will continue with the part 3rd of the money and credit, and this is the chapter of class 10th NCERT economics. We have discussed about the money and its evolution, and we have discussed about the barter system and its limitations. Now we will talk about the term credit. Credit or loan refers to an agreement in which the lender supplies the borrower with money, goods or services in return for the promise of future payment. तो क्रेडिट कुछ इस तरह का एग्रीमेंट है जिसमें लेंडर बोरोर को मनी देता है. बोरोर मीन्स जिसको पैसा चाहिए, लेंडर जो मनी लेंड कर रहा है, पैसा दे रहा है या फिर गुड्स एंड सर्विसेज दे रहा है इन रिटर्न ऑफ अ प्रॉमिस कि मुझे फ्यूचर में ये पेमेंट आ जाएगी. सो क्रेडिट के लिए कुछ टर्म्स हैं दैट यू मस्ट बी क्लियर विद. क्रेडिट मीन्स लोन. अगर हमें लोन लेना है तो ये टर्म्स हमें क्लियर होनी चाहिए. फर्स्ट वन इज कोलेटरल सिक्योरिटी. कोलेटरल सिक्योरिटी मीन्स एनी काइंड ऑफ एसेट विच हैव सम वैल्यू इन मॉनेटरी टर्म्स. अगर आपको लोन चाहिए ₹5 लाख का, then you have to keep some asset as a security that will be considered as a collateral security. नॉर्मली जो कोलेटरल सिक्योरिटी है उसकी अमाउंट लोन की अमाउंट से ज़्यादा होती है. ऐसा क्यों होता है? फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने लोन ले लिया, ठीक है, अब मेरा इंटेंशन ही कुछ ऐसा था कि मैं लोन लूँगी, उसके बाद मैं इस लोन को रीपे नहीं करूँगी. आई एम लाइक प्लान्ड डिफ़ॉल्टर काइंड, राइट. तो गवर्नमेंट को या फिर बैंक्स को क्या सिक्योरिटी है ऐसे लोन देने में? तो गवर्नमेंट ने मुझसे कहा कि अगर आपको 5 लाख का लोन चाहिए देन यू हैव टू कीप सम सिक्योरिटी ऑफ ₹7 लाख. तो अब लोन की अमाउंट से ज़्यादा है सिक्योरिटी की अमाउंट. अगर मैं लोन रीपे नहीं करूँगी देन बैंक्स के पास मेरी कोलेटरल सिक्योरिटी है, वो उससे प्रिंसिपल अमाउंट एंड इंटरेस्ट की अमाउंट को भी रिकवर कर सकते हैं. इससे गवर्नमेंट को लॉस नहीं होगा. ठीक है. नेक्स्ट वन इज़ डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड. अगर हमें क्रेडिट चाहिए तो हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने होते हैं, जैसे कि हमारी खुद की डिटेल्स चाहिए, आइडेंटिटी प्रूफ्स चाहिए, गारंटर चाहिए जो गारंटी लेता है कि ये पर्सन डिफ़ॉल्टर नहीं है. अगर ये पर्सन नहीं पे कर पाएगा देन आई विल बी रिस्पॉन्सिबल. तो ये सब डॉक्यूमेंटेशन नेसेसरी है. बैंक अकाउंट चाहिए, हमारा UID नंबर, इंडिया में आधार ज़रूरी है तो आधार कार्ड, ये सब चीज़ें चाहिए. टर्म ऑफ द लोन, कितने टाइम के लिए हम लोन ले रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल द लोन कैन बी ऑफ 1 year, 3 years, 5 years, डिपेंड्स अपॉन. तो लोन का टर्म क्या है. मोड ऑफ रीपेमेंट, हम लोन को रीपे कैसे करेंगे, कैश में, इन काइंड, चेक, कुछ भी, ऐसा क्या होगा. रेट ऑफ इंटरेस्ट, दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. जो हमें क्रेडिट मिल रहा है उस पर हमें कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना होगा, that is also under the terms of credit. So these terms one must be clear with before taking the credit or the loan. Now we will talk about the importance of credit for the farmers in the rural areas. रूरल एरियाज़ में जो फार्मर्स हैं उनको क्रेडिट की क्या ज़रूरत है. वाई क्रेडिट फैसिलिटी इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर देम. एज़ यू नो कि फार्मर्स को सीड्स चाहिए, फर्टिलाइज़र्स, पेस्टिसाइड्स, कुछ अदर इक्विपमेंट्स चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे करने के लिए पैसे चाहिए, तो उनके पास फंड्स की कमी होती है. तो उन्हें ये सब चीज़ों के लिए क्रेडिट चाहिए होता है. There is a minimum period of 3 to 4 months between the time when the farmers buy these inputs and when they sell the crop. This is called gestation period. Means देखो जो क्रॉप्स है वो नेचर पे डिपेंडेंट है. अब ऐसा नहीं है कि आज आपने इनपुट्स दी और कल को प्रोडक्शन हो जाएगी. दिस इज़ नॉट पॉसिबल. तो कुछ फिनोमिना नेचर का है इसमें. मीन्स नेचर पे डिपेंडेंस है ये सब प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स. तो जो टाइम पीरियड होता है इनपुट्स और आउटपुट का, उस टाइम पीरियड को, उस गैप को हम बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड. तो जेस्टेशन पीरियड कम से कम 3 to 4 months का होता है. इट मे वेरी एज पर द क्रॉप्स पे डिपेंड करता है. 6 months, 8 months, 12 months भी हो सकता है. मिनिमम 3 to 4 months होता है. तो अब 3 to 4 months के लिए तो फार्मर्स के पास कुछ पैसे नहीं हैं. then how would they spend their expenses, how would they pay their expenses. तो उनको क्रेडिट की ज़रूरत होती है. Farmers usually take crop loans at the beginning of the season and repay the loan after harvest.
तो फार्मर्स क्या करते हैं, सीज़न के बिगनिंग में लोन लेते हैं जब इनपुट्स चाहिए होती हैं, तो एक बारी जब क्रॉप्स सेल हो जाती हैं तो उसके बाद वो उस लोन को रीपे कर देते हैं। ये एक नॉर्मल फिनोमेना है हमारी कंट्री में। तो अब हम क्रेडिट और लोन कहाँ कहाँ से ले सकते हैं। देयर आर डिफरेंट सोर्सेज, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। सो इन दिस वी विल टॉक अबाउट द फॉर्मल सोर्सेज फॉर द रूरल क्रेडिट। देयर आर सो मेनी कमर्शियल बैंक्स, cooperative societies and regional rural banks RRBs constitute the formal sector of credit। तो formal sector में ये सब आते हैं। The Reserve Bank of India supervises the functioning of the formal sources of loans। तो जितने भी formal sources of loans हैं, formal means जिसमें legal formalities होती हैं, एक proper rules regulations होंगे, proper procedure होगा, well defined चीज़ें होंगी, वो formal source हैं। तो उस फॉर्मल सोर्सेज को कंट्रोल करता है आरबीआई। लेकिन अगर हम एग्रीकल्चरल बैंक्स की बात करें, कमर्शियल बैंक्स को आरबीआई कंट्रोल करता है, एग्रीकल्चरल बैंक्स को नबार्ड कंट्रोल करता है। नबार्ड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, नेशनल एग्रीकल्चरल बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट। तो वो सारे एग्रीकल्चरल बैंक्स को एंड रूरल क्रेडिट वाले सारे सिस्टम को वो कंट्रोल करता है नबार्ड। दे कलेक्ट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। जो फॉर्मल सोर्सेज हैं वो कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं क्योंकि वो आरबीआई की गाइडेंस के अंडर होते हैं। दे कैन नॉट एक्सप्लॉइट द फार्मर्स, दे कैन नॉट एक्सप्लॉइट द बोरोअर्स। दे फॉलो सम वेल डिफाइंड रूल्स एंड प्रोसीजर्स। एज आई टोल्ड यू, फॉर्मल सोर्स में प्रॉपर फॉर्मेलिटीज होंगी, लीगल फॉर्मेलिटीज होंगी, वेल डिफाइंड रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे। नेक्स्ट कम्स इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। The informal lenders include money lenders, traders, employers, relatives and friends। अब देखो, किसी फ्रेंड से आप लोन लोगे तो आप इतना कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं फॉलो करोगे, दैट दीज आर माई ID proofs, दिस इज माई चेक बुक, दिस एंड दैट, तो इतना कुछ नहीं होता। तो ये इनफॉर्मल सोर्सेज हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि जो इनफॉर्मल सोर्सेज हैं उनको कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि इसमें कोई वेल डिफाइंड रूल्स, रेगुलेशंस, प्रोसीजर्स नहीं हैं। और अब अगर हम बात करें मनी लेंडर्स की, ट्रेडर्स की, तो यूजुअली ये लोग ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। जब किसी को पता चलता है कि इस फार्मर को पैसा चाहिए और बैंक से ये पैसा नहीं ले सकते बिकॉज दे डोंट हैव कोलेटरल सिक्योरिटी, तो मनी लेंडर्स क्या करते हैं, ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। तो ये आगे जाके फार्मर सुसाइड केस को भी लीड करता है, हम कह सकते हैं इनडायरेक्टली। अगर हम क्रेडिट की बात करें इन रूरल एरियाज़ में, तो मनी लेंडर्स से 30% क्रेडिट लिया जाता है। अदर इनफॉर्मल सोर्सेज सच एज फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, ट्रेडर्स, तो उनसे 18% है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज से 27% एंड बैंक्स से 52%। सो दिस इज़ द क्राइटेरिया। अब देखो, ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज इंडिया में फार्मर सुसाइड केस बहुत ज़्यादा हैं। फार्मर सुसाइड केस के पीछे ये इशू नहीं है कि फार्मर्स ने लोन लिया, वो रीपे नहीं कर पाए और बैंक्स उनकी एसेट्स उठा के लेके जा रहे हैं। ये सिर्फ रीज़न नहीं है, देयर आर लॉट मैनी रीजंस। क्योंकि जो फार्मर्स हैं वो इनफॉर्मल सोर्सेज से ज़्यादा लोन ले रहे हैं। अगर गवर्नमेंट किसी का लोन वेव ऑफ भी करती है, अगर गवर्नमेंट ने कह दिया कि फार्मर्स का सारा लोन माफ़ किया, तो वो कौन सा लोन होगा जो फार्मर्स ने फॉर्मल सेक्टर्स से लिया है। अगर आपने किसी इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लिया है तो गवर्नमेंट उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, गवर्नमेंट उसको वेव ऑफ नहीं करेगी, तो वो उसका बर्डन फार्मर पे ही रह जाएगा। ठीक है, सो इट्स फाइन टू टेक लोन बिकॉज एवरीबडी नीड्स क्रेडिट फॉर द इन्वेस्टमेंट, बट इट्स वेरी मच नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रेडिट, ताकि आप लोग वही मिस्टेक्स ना करें जो कुछ फार्मर्स कर चुके हैं। लोन चाहिए, दैट्स ओके, देयर इज नबार्ड इज हैविंग लॉट मेनी बैंक्स अंडर इट, फॉर एग्जाम्पल ऑल द RRBs और द कोऑपरेटिव बैंक्स, एग्रीकल्चरल बैंक्स जो रूरल एरियाज़ की डेवलपमेंट के लिए हैं। तो फार्मर्स को उनसे लोन लेना चाहिए इंस्टेड ऑफ इनफॉर्मल सोर्सेज। इनफॉर्मल सोर्सेज एक्सप्लॉइट करते हैं, फॉर्मल सोर्सेज हेल्प के लिए हैं। सो फार्मर्स को फॉर्मल सेक्टर से लोन लेना एक बेटर चॉइस होता है। सो आई होप यू गेट दिस। थैंक यू सो मच।